Good morning, students. I am Manish Gupta from Shivjyoti Educational Group. Today we will study Sociology Chapter 4 Culture and Socialization Part 2. बेटा इसके पहले वाले पार्ट में हमने कॉग्निटिव और दूसरे जो डायमेंशंस थे उनके बारे में स्टडी करी थी. आज हम कल्चर एंड सोशलाइजेशन के पार्ट 2 में नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स जो है कल्चर के उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो वही बात आती है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स आखिर में है क्या. तो यहां पे ये कहता है कि द नॉर्मेटिव डायमेंशन कंसिस्ट ऑफ फॉकवेज, मूड्स, कस्टम, कन्वेंशंस एंड लॉज. यानी सबसे पहले हम बात करें कि नॉर्मेटिव डायमेंशंस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. तो यहां पर जो इंक्लूड होती है इसके अंदर फॉकवेज आते हैं, जो लोकाचार वगैरह जो है, रीतियां हैं, प्रथाएं हैं, अवधारणाएं हैं, नियम वगैरह, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, आपकी नॉर्मेटिव डायमेंशंस में आती है. तो दीज आर वैल्यूज और रूल्स दैट गाइड सोशल बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो ये ही जो रीतियां हैं, मूड्स हैं या कन्वेंशंस हैं, इनके ऊपर जो वैल्यूज हैं या रूल्स जो बनाए जाते हैं, ये अलग अलग संदर्भों में हमारे सोशल बिहेवियर को गाइड करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं. वी मस्ट ऑफन फॉलो सोशल नॉर्म्स बिकॉज वी आर यूज्ड टू डूइंग इट. अब जनरली हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं. उसके पीछे भी रीजन है क्योंकि हम उसको फॉलो करने के आदी हो चुके होते हैं. तो उसी का ही रिजल्ट क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण उसी का ही परिणाम है. जो रीतियां, रीति रिवाज, प्रथाएं जिनको कि हम फॉलो लगातार करते हुए आ रहे हैं वो एक समाज का हिस्सा बन जाती है. और जब ये समाज का हिस्सा बन जाती है तो उसी के बेस के ऊपर सोशलाइजेशन क्रिएट होता है. एक समाजीकरण एक समाज का एक वो हिस्सा बन चुकी होती है. तो ऑल सोशल नॉर्म्स आर accompanied बाय सैंक्शन दैट प्रमोट कन्फर्मिटी. तो जितने भी सोशल नॉर्म्स हैं वो सब कन्फर्मिटी को प्रमोट करते हैं, यानी समाज के द्वारा वो स्वीकार्य हैं और उसकी वजह से एक रूपता आगे बढ़ती है. यानी समाज के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब आपस में मिलकर के एक रूपता को बढ़ावा देते हैं. तो वाइल नॉर्म्स आर इम्प्लिसिट रूल्स, लॉज आर एक्सप्लिसिट रूल्स. अब देखिए यहां पर ही कह रहा है कि जो नॉर्म्स हैं वो अस्पष्ट होते हैं. अस्पष्ट क्यों होते हैं, क्योंकि सब समाज के अलग अलग नॉर्म्स हैं, जबकि जो लॉज हैं वो एक्सप्लिसिट है, बिल्कुल स्पष्ट है. तो पेरे बर्डियो जो कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे has remind us that when we try to understand another culture norms, ये बताते हैं कि कि जब हम किसी दूसरे कल्चर नॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं तो we must remember that there are certain implicit understanding. तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि उस समाज के कुछ स्पष्ट समझ भी होती है, यानी कुछ उनके नॉर्म्स है. यहां पर अंडरस्टैंडिंग, इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि अस्पष्ट या फिर जो क्लियर नहीं है, ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिनको कि उन नॉर्म्स के बारे में भी हमें स्टडी करना जरूरी होता है. जस्ट लाइक जैसे कि एग्जांपल दिया जा रहा है कि इफ ए पर्सन वांट्स टू शो ग्रेटिट्यूड फॉर समथिंग शी और ही हैज बीन गिवन. अगर आपको कोई पर्सन आपको कोई गिफ्ट देता है और आप उस गिफ्ट के प्रति अपना आभार जताना चाह रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं, तो शी और ही शुड नॉट ऑफर ए रिटर्न गिफ्ट टू क्विकली. तो यहां पर ही कह रहा है कि आपको उसने दिया और आपको उसने जैसे ही दिया आप उसको तुरंत ही कोई रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं. तो ये एक अच्छा ग्रेटिट्यूड नजर नहीं आता, क्योंकि उसके बेस के ऊपर क्या लगता है उसको कि इट सीम्स लाइक एन अटेम्प्ट टू गेट रिड ऑफ ए डेब्ट नॉट ए फ्रेंडली जेस्चर. यानी आप उसको क्या बता रहे हैं, एक तरह से अपना कर्जा उतारने की कोशिश करते हो. अगर आप उसको कोई गिफ्ट देते हैं
तुरंत ही देते, उसने आपको कुछ गिफ्ट दिया, आपने भी उसको तुरंत ही कुछ दे दिया, तो ऐसा लगता है कि जैसे तो कोई आप उसका कोई कर्जा उतार रहे, एक ये फ्रेंडली जेस्चर नजर नहीं आता। तो यहां पे कहता है कि ए लॉ इज ए फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय गवर्नमेंट एज ए रूल और प्रिंसिपल दैट इट्स सिटीजन मस्ट फॉलो। जबकि लॉ क्या है? एक फॉर्मल सैंक्शन। फॉर्मल सैंक्शन किसकी तरफ से होगा? उस गवर्नमेंट की तरफ से होगा। और ये जो लॉज है, एक रूल्स है, प्रिंसिपल है, नियम है, कायदे, कानून, सिद्धांत हैं, जिसको कि उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले या उस स्टेट के अंदर रहने वाले जो भी लोग हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अब लॉज आर एक्सप्लेन, बिल्कुल स्पष्ट है, दे आर एप्लीकेबल टू द होल सोसाइटी। अब ये पूरी सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, यानी समाज के जितने भी लोग रह रहे हैं उस स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, जहां पर अलग अलग सोसाइटी के लोग रहते हैं, उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होते हैं। एंड ए वायलेशन ऑफ द लॉ अट्रैक्ट्स पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। और आप अगर उस लॉ को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप दंड के भागी बनेंगे। तो जबकि यहां पे नॉर्म्स के बारे में कहता है कि इफ इन योर होम चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्टे आउटडोर आफ्टर सनडाउन। अब यहां पे नॉर्म्स के बारे में बता रहा है, क्योंकि अब हर सोसाइटी के अंदर सबके अपने अपने नॉर्म्स हैं, और जो ये नॉर्म्स हैं हर परिवार के भी अलग अलग हो सकते हैं, स्कूल के अलग अलग हो सकते हैं, आपकी फ्रेंड सर्किल के अलग अलग हो सकते हैं, क्लब्स के अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर ये कहता है कि अगर कोई पर्सन, एक घर का उदाहरण दे रहा है कि वहां पर कोई बच्चा या कोई पर्सन सनडाउन होने के लेट नाइट तक घर के बाहर रहता है, तो वहां पर उसको परमिशन नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर उस फैमिली का नॉर्म्स हो सकता है। तो ये एक नॉर्म्स है, इट इज स्पेसिफिक टू योर फैमिली। ये केवल किसके लिए ऊपर एप्लीकेबल होगा? उस फैमिली के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसके रूल्स है। एंड मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल फैमिली, यानी जितने भी और दूसरी फैमिलीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। रीजन भी क्लियर, क्योंकि सब उस फैमिली का है कि भाई शाम को है जो हमें सूर्यास्त के बाद में, सपोज कीजिए किसी फैमिली का रूल है कि भाई हमें खाना नहीं खाएंगे सूर्यास्त के बाद में, ये है जो क्या बोलते हैं हमारे हिसाब से सही नहीं है कि लेट नाइट खाना खाना, तो आप सबको है जो कि सूर्यास्त से पहले ही खाना खाना है। तो ये एक फैमिली का रूल हुआ, तो इस रूल को क्या बोला जाएगा? नॉर्म्स कहा जाएगा। जबकि दूसरी फैमिलीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, ये उसका उस फैमिली का अपना नॉर्म्स है। तो हाउएवर इफ यू कॉट, अब यहां पर ये बता रहा है किसके बारे में? रूल्स के बारे में, कि अगर कोई पर्सन, इफ यू आर कॉट स्टीलिंग ए गोल्ड नेकलेस फ्रॉम समवन एज होम, you have violated the universally accepted law of private property and can be sent to jail after trial as punishment। तो यहां पर ये कह रहा है कि अब नॉर्म्स के अंदर और रूल्स के अंदर, लॉस के अंदर डिफरेंस बता रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी के घर से सोने की चैन, हार, कोई भी चीज को चुराता हो पकड़ा जाएगा, तो ये एक तरह से क्या है? वायलेशन ऑफ लॉ है। और अगर आप इस टाइप का कोई काम करेंगे तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, जेल भी भेजा जा सकता है पनिशमेंट के रूप में। तो लॉज विच डिराइव फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट आर द मोस्ट फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर। अब नियम, कानून क्या चीज है? जो कि स्टेट के थ्रू बनाए जाते हैं। अब स्टेट के थ्रू कौन बनाएगी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाएगी, जो स्टेट को गवर्न कर रही है। तो ये वो किसके द्वारा? लॉज जो कि स्टेट के द्वारा बनाए जाते हैं, सबसे एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, यानी समाज के अंदर, उस स्टेट के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उसके द्वारा वो स्वीकार्य है। यानी अगर कोई उस लॉस को वायलेट करेगा तो निश्चित रूप से उसको लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा। अब यहां पे नॉर्म्स के अंदर कह रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग स्कूल हैं, सबके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं,
सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन है, तो वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो सभी स्कूलों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि वो पर्टिकुलर अपने स्कूल से रिलेटेड बात करते हैं। तो वाइल डिफरेंट स्कूल में एस्टेब्लिश डिफरेंट नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट, अलग अलग अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने अपने तरीके से हर स्कूल अपने अपने नॉर्म्स को एस्टेब्लिश करता है। लॉज वुड अप्लाई टू ऑल दोज एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, जबकि अब ये नॉर्म्स बनाए उसने, किसी स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स के लिए नॉर्म्स बनाए, दूसरा स्कूल अपने स्टूडेंट्स के लिए नॉर्म्स बनाता है, तो वो नॉर्म्स है जो एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर अलग हो सकते हैं, लेकिन जो लॉ बनाए जाते हैं वो अथॉरिटी के थ्रू बनाए जाते हैं। और किस अथॉरिटी के थ्रू बनाए जाते हैं? जिसको कि लोगों ने एक्सेप्ट किया है, उस अथॉरिटी के थ्रू बनाए जाते हैं, तो वो उन सभी लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे। तो अनलाइक लॉज, नॉर्म्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। अब जो नियम तो सबके ऊपर है, लेकिन नियमों के विपरीत जो नॉर्म्स हैं वो स्टेटस के हिसाब से भी अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे यहां पे कह रहा है कि डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी अप्लाइड डोमिनेंट नॉर्म्स, यानी जो डोमिनेंट सेक्शन है, जो समाज के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, जो वर्ग, जो क्लास समाज के ऊपर डोमिनेट कर रही है, उसके जो डोमिनेशन नॉर्म्स हैं वो भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। या फिर ऊपर कह सकते हैं कि ऐसे लोग ऐसे नॉर्म्स बनाते हैं जिससे कि सोसाइटी के ऊपर उनका डोमिनेंस बना रहे। अब अक्सर जो ये नॉर्म्स होते हैं, ऑफन दीज नॉर्म्स आर डिस्क्रिमिनेटिंग, यानी ये भेदभाव करने वाले होते हैं। क्यों होते हैं? जैसे कि इसलिए एग्जाम्पल दिया कि नॉर्म्स दैट डिड नॉट अलाउ दलित फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेजल और इवन सोर्स, नॉर्म्स बना दिए प्राचीन टाइम के अंदर, एंशिएंट टाइम्स के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर ही हम बात करें तो जो दलित पीपल थे उनके पानी पीने का कुआं वगैरह अलग हुआ करता था, बाथिंग घाट्स उनके अलग अलग हुआ करते थे। तो यानी वो जो कुएं से अपर कास्ट के लोग पानी भरते थे, वहां से पानी भर के नहीं लेके जा सकते थे। जिस जगह पर जाकर के वो बाथिंग घाट्स के ऊपर अपना बाथ वगैरह किया करते थे, वहां पर वो बात नहीं कर सकते थे। और भी कई जो उनके टेम्पल्स हुआ करते थे, उन टेम्पल्स के अंदर वो एंटर नहीं हो सकते थे। तो ये सारी चीजें क्या थी? एक डिस्क्रिमिनेट करने वाली चीजें थी। या इसलिए कहा जैसे और वीमेन फ्रॉम मूविंग फ्रीली इन द पब्लिक स्फेयर, यानी जो फीमेल को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, दूसरे स्पेयर्स के अंदर वहां जाकर के वो अपना वर्क नहीं कर सकती थी, पब्लिक स्पेस के ऊपर अपनी बात को पुटअप नहीं कर सकती थी, एक घूंघट के रूप में उनको रहना पड़ता था। तो ये कई सारी चीजें थी जो कि नॉर्म्स को अलग बताती थी, किससे? लॉस से। तो ये जो नॉर्म्स हैं ये सोसाइटी के अंदर जो बनाए जाते हैं वो कई बार दूसरे लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। तो जो मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर है यहां पर यानी बता रहा है कि भाई मटेरियल एस्पेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, यानी मटेरियल थिंग्स, सीधी सी बात करें अपन, जो कि आप पैसे के बेस के ऊपर एक तरह से परचेज कर सकते हैं, उसको भी अपन मटेरियल थिंग्स के अंदर रख देते हैं। तो मटेरियल एस्पेक्ट्स के अंदर क्या आते हैं? टूल्स है, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स, बिल्डिंग्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर है? मटेरियल थिंग्स में। अब जो मटेरियल थिंग्स ऐसा को इसलिए बताया जैसा कि जो मटेरियल थिंग्स हैं वो अपने अर्बन एरिया में और रूरल एरिया के अंदर दोनों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यूज सब जगह आ रहा है। तो यहां पर ये बता रहा है अर्बन एरिया के बारे में कि इन अर्बन एरियाज द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा यूज होता है, म्यूजिक है, सिस्टम है, कार है, बसेज हैं, एटीएम है, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम इसको यूज में लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कि इन एवरीडे लाइफ इंडिकेट्स द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, यानी हमारी लाइफ ही अब एक तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है? टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज में लेना चाहते हैं जिसके बेस के ऊपर हमारी लाइफ इजी हो सके। तो जो लाइफ इजी है
वो यानी किस बेस के ऊपर हो रही है, टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हो रही है। तो यानी हमारी लाइफ भी डिपेंडेंट किसके बेस के ऊपर आ रही है, टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हमारी लाइफ को डिपेंड हो गई है। अब रूरल एरिया की हम बात करें कि रूरल एरियाज में भी even in rural areas the use of transistor radio or electric motor pumps for lifting water from below the surface for irrigation demonstrate the adoption of technology device for increasing production। एग्रीकल्चर के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर के अंदर अपने टाइम पास करने के लिए वो रेडियो का यूज ले रहे हैं, ट्रांजिस्टर को यूज में ले रहे हैं, जमीन के नीचे से पानी को ऊपर फेंकने के लिए आपके जो वाटर पंप हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पंप हैं, उनको यूज में लिया जा रहा है, जिससे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको ऊपर लिया जाए। किस लिए लिया जा रहा है, जिससे कि वो अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो यहां पर भी वो लोग भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया है। तो अब दोनों के बेस के ऊपर हम बात करें कि इन सम देयर आर टू प्रिंसिपल डायमेंशन ऑफ कल्चर, यानी कल्चर के दो डायमेंशन हैं, एक है आपका मटेरियल, दूसरा है आपका नॉन मटेरियल। तो जब यहां वाइल द कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स आर नॉन मटेरियल, अब यहां पे जो इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था जो कि भाई जो कॉग्निटिव है या नॉर्मेटिव है ये क्या है, नॉन मटेरियल थिंग्स है, यानी जिसको कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जबकि यह कह रहा है कि द मटेरियल डायमेंशन इज क्रूशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जबकि यहां पर कह रहा है कि जो मटेरियल डायमेंशन है बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आज अपन सीधे सा बात करें कि पहले एग्रीकल्चर अपनी टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर थी, मानसून के ऊपर थी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट थी। आज की डेट के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप हो गई, जहां पर इरिगेशन नहीं है वहां पर लोगों ने अंडरग्राउंड वाटर को मोटर पंप के थ्रू ऊपर खींचा, जिससे कि वो अपनी एग्रीकल्चर के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो उसके किस लिए किया, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। और जब प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ भी क्या हुई, इंप्रूव हुई। तो फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ ए कल्चर द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशन मस्ट वर्क टुगेदर। तो जब हम बात करते हैं कि भाई जो मटेरियल और नॉन मटेरियल डायमेंशन है उनको कल्चर को आपस के अंदर एकजुट करने के लिए एक साथ काम करना होगा। बट व्हेन द मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन चेंज रैपिडली, लेकिन यहां पर ही कहता है कि जब मटेरियल या जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है तेजी से बदलते हैं, द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स कैन लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड नॉर्म्स। तो जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, किसके अंदर, अपने वैल्यूज और नॉर्म्स के बेस के ऊपर वो काफी हद तक पीछे रह जाते हैं। तो यहां पर ये बता रहा है कि भाई कि जो मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स है दोनों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी डायमेंशन के साथ में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो दिस कैन गिव राइज टू ए सिचुएशन ऑफ कल्चर लैग। तो इसके बेस के ऊपर क्या होता है, जब ये मैच नहीं करता तो एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है जिससे कल्चर पिछड़ जाता है। और when the non-material dimension are unable to match the advance of technology, और जब non-material dimension जो advanced technology के साथ में जो अपना तालमेल नहीं बिठा पाता तो फिर कल्चर पिछड़ जाता है।